अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिकल इक्विलिब्रियम हमने सीख लिया। किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेट जिसमें द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो उसकी पहचान क्या होगी? अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में फर्दर चेंज नहीं आ रहा या रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो गई है, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। अब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो डेफिनेटली बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं जो हमें किसी भी रिएक्शन के लिए उसकी Kc की वैल्यू देता है। तो Kc की वैल्यू हर रिएक्शन की डिफरेंट होती है और वो उस रिएक्शन का एक फिजिकल पैरामीटर बन जाता है। Kc की वैल्यू से हम किसी भी रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो Kc की वैल्यू के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका फायदा क्या है? Why we find the value of Kc? Why we study the equilibrium condition? जब हम कोई केमिकल इंडस्ट्री लगाते हैं, जब भी हमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाना है या उसको हमने केमिकल इंडस्ट्री में अप्लाई करना है, हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट हासिल करना है। अब जो रिएक्टेंट्स से हम प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन तो कभी भी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में जानना और उन कंडीशन के बारे में जानना जिसकी मदद से हम मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल कर सकें, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए आज हम इसको अप्लाई करके देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की एप्लीकेशन क्या है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम स्टेट। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, हमें पता होता है कि हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या ली है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली कुछ देर के बाद रिएक्टेंट्स में कमी होना स्टार्ट हो जाती है। हमने एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट डिस्कस किया था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी हो रही है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है। और एक वक्त ऐसा आता है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो जाती है और उस वक्त इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। अगर हमें ये पता हो कि रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया उस वक्त रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, वो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से ही फाइंड कर सकते हैं। बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ Kc विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दीज रिएक्शन मिक्सचर। क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कौन सी है? जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद है। तो कैसे फाइंड करते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये पता होना चाहिए और द वैल्यू ऑफ Kc। तो दोनों को कंपेयर करने से इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो कंसंट्रेशन है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन दो डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ठीक है। फर्ज करें रिएक्शन के स्टार्ट में एक स्टूडेंट रिएक्शन मिक्सचर को ऑब्जर्व करता है, तो डेफिनेटली चांसेस क्या है कि रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड, यानी रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ देर के बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अगर हम उस रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो पॉसिबल क्या है कि या तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि इस वक्त जिस लम्हे हम रिएक्शन को स्टडी करते हैं उस लम्हे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? तो उसका सिंपल तरीका है, हम एक कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं, हम एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेट्स से दैट इज Q। Q जो है दैट इज एग्जैक्टली लाइक दिस Kc। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जिस लम्हे हम रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं उसी लम्हे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उनका हम रेशियो ले लेते हैं। सो Q इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट दैट मोमेंट।
जिस लम्हे आप रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम Q को Kc से कंपेयर कर लेते हैं। अब फर्ज कर लें इस रिएक्शन की Kc है 5, दिस इज सपोज वैल्यू। जिस लम्हे हमने रिएक्शन को स्टडी किया, लेट्स सपोज Q की वैल्यू आती है 3, ठीक है। नो यू सी द वैल्यू ऑफ Kc जो कि 5 थी, दैट इज ग्रेटर देन Q। Kc की वैल्यू Q से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि Kc की वैल्यू Q से बड़ी कैसे हो सकती है। Kc की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू 3 है। इसका मतलब है रिएक्टेंट्स ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। तो इसका मतलब है रिएक्शन अभी आगे की तरफ चलेगा, रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो द वैल्यू ऑफ Kc इज ग्रेटर देन Q, इट मीन रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज स्मॉलर देन Q, लेट्स सपोज Q की वैल्यू हो जाती है 7। Q की वैल्यू 7 कब होगी, जब प्रोडक्ट ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स कम होंगे। इसका मतलब है रिएक्शन ज्यादा आगे चला गया। ये ऐसे ही है जैसे लेट्स सपोज आपके पास स्विंग है, जब आप इस तरह से मूव करते हैं तो स्विंग जो है मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिशेस, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो फौरी तौर पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं। अब क्या होगा, प्रोडक्ट्स मिलके आपस में रिएक्टेंट बनाएंगे और कुछ देर यूं सिलसिला चलता रहेगा। तो इट मीन द वैल्यू ऑफ Q इज ग्रेटर देन Kc, इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा बन गए हैं। अब Kc की वैल्यू जो कि 5 है, उसको मेंटेन होने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। तो इससे क्या पता चला, द वैल्यू ऑफ Kc इज ग्रेटर देन Q, इट मींस if the value of Kc is smaller than Q, it means reaction will go in the backward direction, ठीक है। तो सिंपल इज दैट। अगर आपने ये जानना है कि रिएक्शन जिस लम्हे आप उसको स्टडी करते हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या उसने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया है, या अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, हमने क्या करना है, उसी लम्हे जिस लम्हे आप रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं, हमने प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो लेना है, एग्जैक्टली जिस तरह Kc में था। उस रेशियो की वैल्यू को आपने कंपेयर करना है Kc की वैल्यू से जो कि फिक्स होगी। तो लेट्स सपोज Kc की वैल्यू Q से ग्रेटर है, इन दैट केस रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर Kc की वैल्यू Q से छोटी है, रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर Kc की वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू Q, इट मींस अब उस केस में क्या होगा, Kc और Q दोनों की वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि the ratio of the concentration is exactly same as were in the case of Kc। इसका मतलब है equilibrium has been established, ठीक है। तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में सिर्फ उसी सूरत में बता सकते हैं अगर हमारे पास Kc की वैल्यू होगी। अगर हमें Kc की वैल्यू का नहीं पता होगा तो हम रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है जी। And third application is to predict the extent of a chemical reaction. To predict the extent of a chemical reaction. So in that case, अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, the value of Kc is very small. So if the value of Kc is very small, तो इसका what does it mean? इसका क्या मतलब होगा? तो Kc की वैल्यू स्मॉल कब हो सकती है, इस रेशियो से आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट्स बहुत ही कम बने हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसी केस में Kc की वैल्यू स्मॉल होगी। तो इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल, इट मीन वेरी लिटिल प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्म्ड, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट बहुत कम बना है, इट मीन रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट, यानी रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया, कहां पे ज्यादा सारे रिएक्टेंट पड़े हुए हैं और बहुत थोड़े प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी लार्ज, अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा,
प्रोडक्ट्स वहां पे बहुत ज्यादा मिकदार में पड़े हुए हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, और रिएक्टेंट्स बहुत ही कम है। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और वहां पे जाके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। इट मीन रिएक्शन मिक्सचर में बहुत ही थोड़े रिएक्टेंट मौजूद हैं और ज्यादातर क्या मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि रिएक्शन हैज गॉन ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ केस इज मीडियम, यानी दरमियानी सी वैल्यू है, उस केस में हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम हाफ वे एस्टैब्लिश हुआ है, यानी आधे रिएक्टेंट्स और आधे प्रोडक्ट वहां पे पड़े हुए हैं। देन वी फाइंड द वेज टू हैव मोर प्रोडक्ट्स, कंडीशन चेंज करके हम ज्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। और लास्ट एप्लीकेशन है वी कैन प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। जब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया है और हम उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को किसी तरीके से डिस्टर्ब कर दें, डिस्टर्ब कैसे करेंगे, बाय चेंजिंग सम कंडीशंस, तो उस केस में रिएक्शन कैसे बिहेव करता है। तो इसको समझने के लिए हमें एक प्रिंसिपल समझना होगा, दैट इज ले चार्टेलेट प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज ले चार्टेलेट प्रिंसिपल? ये जानने के लिए कि अगर रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया है और हम उसमें कोई डिस्टर्बेंस काज कर देते हैं तो रिएक्शन जो है वो कैसे बिहेव करेगा। सो दिस प्रिंसिपल गाइड्स अस दैट if a stress is applied on a system that is at equilibrium, the system will behave so as to nullify the applied stress। यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करें, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो जब उसने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया है, अब आप उसको डिस्टर्बेंस काज करें, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें, तो वो सिस्टम जो है वो क्या करेगा, उस स्ट्रेस को नलिफाई करने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रेस किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ चेंजिंग इन कंडीशंस। मिसाल के तौर पे यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं आप, लेट्स सपोज ये हैबिट प्रोसेस में अमोनिया की प्रोडक्शन है, ये इसकी केसी का एक्सप्रेशन है, इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया है। अब फर्ज करें आप चेंज इन कंसंट्रेशन वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज लेके आते हैं एट इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया है, इन दैट केस अगर आप बाहर से मजीद रिएक्टेंट ऐड करते हैं, अगर आप मजीद रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो रिएक्टेंट्स कहां पे है, रिएक्टेंट्स कहां पे होंगे, इसके इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में वेयर डू रिएक्टेंट्स कम, रिएक्टेंट्स कम इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टेंट्स ऐड करते हैं तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टर्म यहां ऐड होगी, जब यहां ऐड होगी तो केसी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब केसी की वैल्यू तो फिक्स है, तो केसी की वैल्यू को मेंटेन होने के लिए रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब मजीद अमोनिया बनाएगा। तो जब हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है कि हम ज्यादा प्रोडक्ट हासिल करें। ठीक है, तो एक रिएक्शन जिसने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया हुआ था, अगर हम ज्यादा अमोनिया हासिल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम कॉन्टिन्यूसली उसमें रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा नाउ वेयर इज द प्रोडक्ट इन दिस टर्म, प्रोडक्ट न्यूमरेटर में है। अगर हमने न्यूमरेटर में इस कंसंट्रेशन को कम कर दें तो केसी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, तो केसी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए मजीद अमोनिया हमें बनानी पड़ेगी या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा। सो दो तरीके हैं ज्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के, बाय अप्लाइंग दिस कंडीशन, रिएक्टेंट्स को ऐड करते चले जाएं और प्रोडक्ट को साथ साथ रिमूव करते चले जाएं। दोनों जो कंडीशन है वो क्या करेगी, रिएक्शन की डायरेक्शन को हमेशा फॉरवर्ड ही रखेगी। ठीक है जी, सो दिस जस्ट अकॉर्डिंग टू लीजार्ड प्रिंसिपल। इस तरह से चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर जो है जो उसका जो इफेक्ट है वो आमतौर पे गैसियस रिएक्शन के ऊपर होता है, क्योंकि लिक्विड फेज में जो रिएक्शन होते हैं उनके ऊपर प्रेशर का चेंज या वॉल्यूम चेंज का इतना इफेक्ट नहीं होता। अगर रिएक्शन गैसियस फेजेस में है, इसका मतलब है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, तो उस केस में डेफिनेटली अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है तो प्रेशर चेंज करने से बेसिकली आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम पहले एग्जांपल लेते हैं जिसमें अमोनिया में देखिए कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 3 + 1, 4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ओनली 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो नंबर के साथ रिलेट करें तो रिएक्टेंट साइड पे 4 नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, यानी 4 × एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, फिर आप इसको मोलर वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। 1 मोलर वॉल्यूम, 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है, 22.414 डेसिमीटर क्यूब। इसका मतलब है रिएक्टेंट का वॉल्यूम 22.414 × 4 है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम 22.414 × 2 है। यानी इस रिएक्शन की नेचुरल रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर रहा है। यानी दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है और रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड पे कम है, इसका मतलब है उनको वॉल्यूम कम चाहिए, और कम वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इंक्रीज प्रेशर। तो जब आप इस तरह के केसेस में, यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के ज्यादा है और प्रोडक्ट के कम है, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा अप्लाई करते हैं या वॉल्यूम कम कर देते हैं, in that case reaction will move in the forward direction. So increasing pressure if number of mole of product is less will increase the yield. इस तरह से अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की मोल कम है और प्रोडक्ट के ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल कम है, वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, इट मीन वहां पे प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। ज्यादा मॉलिक्यूल को ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कम प्रेशर। ठीक है, तो इन दैट केस बाय डिक्रीजिंग प्रेशर इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों के लिए कंडीशन का इफेक्ट डिफरेंट होगा। एंड द थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर आमतौर पे इक्विलिब्रियम की वैल्यू को भी चेंज करता है, लेकिन जनरली अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो 2 किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या है कि हीट रिलीज हो रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है, और एंडो का मतलब है कि सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आ रही है, यानी जो केमिकल रिएक्शन मिक्सचर है वो बाहर से हीट अब्सॉर्ब कर रहा है। अब आप कॉमन सेंस अप्लाई करें, एक्सो की बात कर लेते हैं। एक्सो रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो हीट सिस्टम से बाहर जा रही है। अगर आप उस सिस्टम की हेल्प कर दें हीट को बाहर निकालने में, तो इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब कैसे आप हेल्प करते हैं हीट को बाहर निकालने के लिए? बाय कूलिंग द सिस्टम। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसको ठंडा करने से इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर एंडो होगा, एंडो का मतलब क्या है कि उसने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करनी है, एंड इफ यू हेल्प दैट सिस्टम टू एब्जॉर्ब द हीट। और कैसे हेल्प करेंगे? बाय हीटिंग। तो हीट करने से क्या होगा? इट विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो एक्सो और एंडो पे डिफरेंट होता है। एंड द लास्ट थिंग इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है उसका रोल सिर्फ इतना ही है, कैटलिस्ट केसी की वैल्यू को चेंज नहीं करता। याद रखिएगा, कैटलिस्ट केसी की वैल्यू को चेंज नहीं करता, जस्ट क्या करता है, रेट बढ़ा देता है, रिएक्शन की रेट बढ़ा देता है। तो रिएक्शन का रेट अगर फॉरवर्ड के लिए बढ़ेगा तो रिवर्स के लिए भी बढ़ेगा। तो कैटलिस्ट का रोल सिर्फ इतना ही है कि ये उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है। इन सिंपल वर्ड्स, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट्स को बढ़ा देता है, यानी इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश हो जाएगा और हमारा टाइम भी बचेगा और जो एनर्जी कंजप्शन थी वो भी कम होगी। अगर एक रिएक्शन 50, 60, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, तो अगर आप उसी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट यूज कर लें तो इट कैन हैपन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैटलिस्ट टाइम बचाता है और एनर्जी कंजर्व रखता है, यानी कम एनर्जी पे हम सेम रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर which can be studied under the Lechandre principle.